11 तो बर्बाद हो गया, पूरा खराब हो गया। बहुत काम चोरी करी है पूरे एक साल में। अब मैं 12th में आ गया। 12th में बोर्ड देना है और उसमें अच्छे मार्क्स भी चाहिए। नीट जेई में सेलेक्ट होके अच्छे मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ाई भी करनी है। अगर ये नहीं हो पाया तो घर वाले तो बहुत मारेंगे, बहुत कूटेंगे, और रिलेटिव तो ये पूछ पूछ के पागल कर देंगे 12th क्लास में कितने परसेंटेज बने। क्या एक साल में 2 साल की पढ़ाई करना संभव है? मैं करना चाहता हूं। अब मैं समझ गया हूं कि पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक साल मेरा खराब हो गया है। क्या करूं? सोच सोच के पागल हो रहा हूं। कौन बताएगा क्या हो पाएगा एक साल में 2 साल की पढ़ाई? यार मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं बताऊंगा ना। आप सभी बच्चों को एमआर का बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है कंपटीशन वाला यूट्यूब चैनल पे। मैं आपको बताऊंगा 11th क्लास में आपने कितना पढ़ा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब 12th क्लास में 95% प्लस मार्क्स ला सकते हैं। आप इंडिया के टॉप गवर्नमेंट इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज से अपनी आगे की पढ़ाई कर सकता है। लेकिन ये कैसे होगा, ये पूरी डिटेल में लॉजिकली मैथमेटिकली बताऊंगा मैं आपको, प्रूफ करके कि आप एक साल में क्या कर सकते हैं। अभी जर्नी आधा ही कंप्लीट हुआ है ना, अभी आधा रेस बाकी है। अब उसको कैसे यूज करना है, कैसे आपको पढ़ाई करनी है, लेक्चर कैसे अटेंड करना है, क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए रिवीजन की, सब कुछ मैं बताऊंगा। और अगर सिलेक्शन ना हो ना तो आ जाना मेरे पास। लेकिन उससे पहले जो मैं बताऊंगा उसको 100% फॉलो करके आना। इस बात को समझने से पहले हम आपसे यह कहना चाहते हैं कि आपको ऐसा लगता है कि 11th क्लास आपने खराब कर लिया, या 11th क्लास किसी भी XYZ रीजन से आपका खराब हुआ है, यह बात कितना सही और कितना गलत है, इसको पहले समझिए। और 11th क्लास आपका ही खराब हुआ है कि आप जैसे बहुत सारे लोगों का खराब हुआ है, और कितना खराब हुआ है इसको डिटेल में समझना जरूरी है, तभी आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। जब आप 7th क्लास में थे, 7th क्लास से आप 8th में गए, सिलेबस अगर आपको 7th क्लास में x अमाउंट ऑफ पढ़ना था, x अमाउंट ऑफ कंटेंट आपको 7th क्लास में पढ़ना था, तो 8th क्लास में भी वो x ही सिलेबस रहा। जब आप 9th में गए तो सिलेबस बहुत नॉमिनल चेंज हुआ, 1.2x हो गया। तो समझ लो 20% सिलेबस चेंज हुआ बस। जब आप 9th से 10th में गए तो वो सिलेबस 1.5x हो गया। जो 8th क्लास में x था ना, वो 3 साल बाद जब आप 10th क्लास में आए तो सिर्फ 1.5x हुआ। लेकिन जब आप 10th पास करके बोर्ड का पेपर देने के बाद 11th क्लास में आए, जिसमें बोर्ड भी नहीं होता, पता है आपको सिलेबस कितना गुना बढ़ गया? 10x हो गया। 1.5x से 10x सिलेबस हो गया। 500% सिलेबस ज्यादा हो गया। 6 गुना ज्यादा पढ़ना है आपको। कंटेंट का अमाउंट बहुत बढ़ गया, 500 प्लस बढ़ गए। जो कंटेंट का लेवल है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ गया। 10th क्लास में जितना फिजिक्स पढ़ते थे ना, उतना तो 11th क्लास के एक चैप्टर में है, या उससे भी ज्यादा 11th क्लास के एक चैप्टर में। वैसे वैसे 14 चैप्टर है। सोचिए इस बात को। एक रोटेशन में मान लू ना, एक रोटेशन के बराबर तो 11th क्लास में एक रोटेशन जो 11th क्लास में आपने पढ़ा है 10th क्लास की पूरी फिजिक्स के बराबर है। एक फ्लूइड ले लेना, फ्लूइड में जितने आपको सब टॉपिक पढ़ने हैं उतना तो पूरा 10th में फिजिक्स है। पूरे 9th क्लास में उतना फिजिक्स है जितना आपको 11th क्लास के एक चैप्टर में पढ़ने, वैसे 14 चैप्टर्स है। क्वेश्चन का लेवल बढ़ गया, कंपटीशन बढ़ गया, आपको टेस्ट देना होता है। 10th क्लास में आप मैक्सिमम 1.5 या 2 घंटे की ट्यूशन लेते होंगे। 11th क्लास में आते ही वो क्लास का ड्यूरेशन डबल और ट्रिपल हो गया। मतलब कुछ ऐसा हुआ कि आप एक रास्ते पर चल रहे थे, छोटे मोटे गड्ढे थे उस रास्ते पे, अचानक से एक बहुत बड़ा गड्ढा आ गया और आपको इसका अंदाजा नहीं था। आप एक रास्ते पे चल रहे थे, छोटे मोटे ब्रेकर्स थे, अचानक से तुम्हारे हाल से भी बड़ा ब्रेकर आ गया। वो है 11th क्लास। अब भले ही ये एजुकेशन सिस्टम का फेलियर हो या कुछ भी हो, लेकिन ऐसा है। और कई बच्चे इसको नहीं समझते, उनको लगता है कि उनमें फॉल्ट है। नहीं, फॉल्ट यहां पे सिलेबस में अब्रप्ट चेंज का है।
ऑब्वियस सी बात है यार, अचानक से इतना बड़ा चेंज हो। 10th क्लास तक एक छोटे बच्चे होते हो तुम, तुम्हारा मेंटल एबिलिटी छोटे बच्चों का होता है, घर वालों का टेम्परामेंट तुम्हें ट्रीट करने का छोटे बच्चों का होता है। और अचानक से जब तुम 11th क्लास में आते हो तो उनका एक्सपेक्टेशन बढ़ जाते हो, कहते हैं कि मेडिकल की तैयारी कर रहा मेरा बेटा, मेरी बेटी इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन कर रही है, बहुत बड़ी हो गई है। अचानक से, अरे अचानक से थोड़ी ना कुछ होता है। अचानक से जब बहुत बड़ा ब्रेकर आ जाए तो आप गिरेंगे। अब कई लोग गिर के उठ नहीं पाते, कई लोग उठते हैं फिर आगे जाके गिर जाते हैं, फिर उठते हैं, फिर लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ते हैं, फिर संभलते हैं, फिर गिर जाते हैं। और ऐसे करते करते, ध्यान समझिएगा, ऐसे करते करते कुछ बच्चे तो 95% तक कवर कर लेते हैं, कुछ 60% कवर कर पाते हैं, कुछ 50% करते हैं, कुछ 40, कुछ 20% ही कवर करते हैं। कोई बच्चा बहुत लेट आता है, बैकलॉग हो जाता है उसका, किसी तरीके से वो 3-4 चैप्टर ही 11th क्लास का कर पाता है। मैं आपको बताऊं, ये हालत सिर्फ आपका अकेले का नहीं है। 95% स्टूडेंट जो 11th क्लास में है उनका यही हालत है बेटा। कोई कहता है, कोई नहीं कहता, आपका मेजोरिटी से इंट्रैक्शन नहीं है, तो आप घर में ऐसा सोच रहे कि मेरा हालत ऐसा हो गया है। अरे तुम्हारा नहीं हो गया, सबका यही हाल है। लेकिन सर 95% लोग अगर ये हाल है तो टॉप 5% का तो सिलेक्शन होना है। नहीं, रेस खत्म हो गया क्या? अभी तो बहुत ही लंबा दंगल चलेगा रे, तो बहुत दौड़ना है। भले ही तुमने आधे जर्नी में लड़खड़ाते हुए, गिरते हुए, उठते हुए जर्नी कवर किया है, लेकिन अगले आधे में पूरी जान लगा दोगे, अपनी लाइफ का 100% डिस्ट्रैक्शन खत्म करके पूरी क्षमता से कॉम्पिटेटिव अप्रोच लगा दोगे, तो तुम रेस जीत जाओगे। और ऐसा होता है, हमने तो ऑफलाइन में ऐसा देखा है, और खूब सारे एग्जाम्पल है। किस किस का बताओ? बच्चा 12th क्लास में डायरेक्ट आया कोचिंग में, उसने 10th नहीं करी, 11th नहीं पढ़ा, मतलब प्रॉपर कहीं से कोचिंग नहीं ली, और 12th क्लास में बहुत जोरदार करता है और डॉक्टर इंजीनियर बन जाता है। तो आपने तो 20% किया है ना, 10% किया, मैं सिलेबस जानते हो, 2-3 चैप्टर किया है ना, बहुत है इतना। पहली बात तो ये कि आप इस ओवर थिंकिंग से अपने आप को ओवरकम करें, कूल हो जाए और आगे की स्ट्रैटेजी बनाएं। पहली बात समझ आ गई। दूसरा बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूं वो ये है कि जो 12th क्लास है ना, वो बहुत ही एडवांटेज लेके आता है आपके लिए। मतलब वो बहुत स्मूथ जर्नी रहने वाला है, बहुत सारे प्लस पॉइंट है जो आपको कॉन्फिडेंस में लेके आएगा। मैं कुछ बताना चाहता हूं। सबसे पहला प्लस पॉइंट बताइए, 8th में अगर आपने x अमाउंट ऑफ कंटेंट और सिलेबस पढ़ा, 9th में आपने पढ़ा 1.2x, 10th में आपने पढ़ा 1.5x, 11th में आपने पढ़ा 10x, तो 12th में 20 तो नहीं हो जाएगा? नहीं, 10x ही रहेगा। क्या बात कर रहे हो? हाँ, 11th क्लास में अगर आपने कुछ अमाउंट ऑफ सिलेबस पढ़ा है, 12th क्लास में उतनी ही सिलेबस आपको पढ़ना है, और आप 1 साल मैच्योर हो गए हो। सोच तो 1 साल पहले क्या था, चोमू रामलाल टाइप एकदम भोला बच्चा था। आज 1 साल में तू सीख गया है कि बड़े बड़े गड्ढों में कूदना कैसे है, बड़े बड़े ब्रेकर्स को कैसे ओवरकम करना है। तुम 1 साल मैच्योर हो गए और सिलेबस वही रहा। ये तो गजब होई गवा। और बताएं, इजी है 11th क्लास से। क्या बात कर रहे हो सर? मतलब ये तो धोखा हुआ 11th क्लास में हमारे साथ। प्रॉब्लम ये है कि आपको बेसिक फिजिक्स, मैकेनिक्स, रोटेशन, ये सारी चीजें पहले करनी होती है। अब 12th क्लास का फिजिक्स इजी हो गया 11th से, तुम 1 साल मैच्योर हो गए, तुम्हें टेस्ट देना आ गया, तुम्हें 4 घंटे की क्लास की आदत हो गई, तुम्हारा टेम्परामेंट स्ट्रांग हो गया, कॉम्पिटेटिव अप्रोच हो गया तुम्हारा, प्रेशर झेलना तुम सीख गए। अच्छा लग रहा है सुन के? इजी हो गया चीजें अब। ठीक है सर, कॉन्फिडेंस आ रहा है। पहली बात, सबका यही हाल था। दूसरी बात, 12th क्लास बहुत इजी है यार। अब हमें क्या क्या करना होगा 12th में जाने से पहले? तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपने 11th क्लास में कितना सिलेबस कंप्लीट किया, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमेशा 12th क्लास की प्रिपरेशन जल्दी स्टार्ट करें, यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। जो बैच पहले आ रहा हो, चाहे आप कहीं से भी पढ़े, लेकिन आप अर्ली बैच में ज्वाइन करें। इससे क्या होगा? सर अभी तो हमने 3 ही चैप्टर पढ़ा 11th का, पहले 4-5 चैप्टर और कंप्लीट कर ले तब 12th करे क्या? नहीं, सबसे पहले 12th का बैच ज्वाइन करो। जितना जल्दी आप 12th के बैच ज्वाइन करोगे, 12th का सिलेबस उतना जल्दी कंप्लीट होगा और आपको 11th कंप्लीट रिवाइज करने का मौका मिलेगा बोर्ड और नीट जेई से पहले।
ये बात ठीक है। बहुत 50% 60% बच्चे इस डालिमा में रहते हैं, इस कंफ्यूजन में रहते हैं कि पहले 11 ठीक करें तब हम 12th पे जाए। नहीं, कोई कनेक्शन ही नहीं है सर। हमने सुना है फिजिक्स रिलेटेड है बहुत। क्या रिलेटेड है, कैसे रिलेटेड है, मैं आपको बता देता हूं। बिल्कुल अलग फिजिक्स है। 11th क्लास के फिजिक्स से 12th क्लास का फिजिक्स बिल्कुल अलग है। आपको फील ही नहीं आएगा कुछ। तो आपको पहले स्टार्ट करना है। बैकलॉग नहीं होना चाहिए। ज्वाइनिंग का बैकलॉग नहीं होना चाहिए। एक हफ्ते बाद आ रहा है, 10 दिन बाद आ रहे हैं, 20 दिन बाद आ रहे हैं, इससे पहले 4 क्लास छूटेगा, डीमोटिवेशन आएगा, बैकलॉग क्रिएट हो जाएगा। और बैकलॉग, आइंस्टाइन साहब ने कहा था, शायद आपको याद हो, आपने सुना हो कि कंपाउंड इंटरेस्ट दुनिया का 8वां अजूबा है। 7 तो आप जानते हो अजूबा, 8वां अजूबा कंपाउंड इंटरेस्ट है। और मैं कहता हूं दुनिया का 9वां अजूबा एक और है, बैकलॉग। तो बहुत ही अजीब सी चीज है जिससे आप झेले हो और उससे ओवरकम करना आप थोड़ा सीख भी गए हो। तो पहले आप प्रिपरेशन स्टार्ट करें ताकि आप 12th का सिलेबस बहुत कंफर्टेबली खत्म कर पाए। ऐसा ना हो कि आप दूसरे तीसरे बैच में आए, 12th का सिलेबस खत्म करने में आपको लोड आ रहा हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। 12th का सिलेबस टाइमली और बहुत अच्छे से कंप्लीट होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, सर कुछ तो होगा कनेक्शन 11th और 12th क्लास के फिजिक्स का, कुछ तो हमें पढ़ के जाना होगा। हाँ सर, क्या? बेसिक मैथ जो आपने 9th 10th और 11th में पढ़ा है। 9th 10th वाली बेसिक मैथ, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, 11th में डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और ग्राफ अच्छे से रिवाइज कर। वेक्टर, वेक्टर एडिशन, वेक्टर सब्ट्रैक्शन, वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन, ये पढ़ ले। तो बेसिक है, इतना तो हमने 11th में आने के लिए भी पढ़ा था, बस इतना पढ़। उसके बाद लॉज ऑफ मोशन में सिंपल एफबीडी बनाना, लॉज ऑफ मोशन में फ्री बॉडी डायग्राम बनाना, बस। एफ बराबर एम ए का कंसेप्ट इतना छोटी छोटी चीज है। मतलब मैं कहूं तो 20% ऑफ द एनएलएम, कंप्लीट एनएलएम भी नहीं, सिर्फ 20-30%। सीडो फोर्स नहीं सीखना आपको, फ्रिक्शन नहीं पढ़ना आपको, सिंपल एफबीडी बनाना बस। और ग्रेविटेशन चैप्टर में ग्रेविटेशनल फोर्स जो आपने 9th क्लास में पढ़ा है, मैं तो 11th की नाम भी नहीं ले रहा, जो आपने 9th क्लास में ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो आपने 11th क्लास में पढ़ा है, सिंपल सा। आपको सैटेलाइट मोशन, ऑर्बिटल वेलोसिटी ये सब नहीं पढ़ना, स्केप वेलोसिटी नहीं पढ़ना, सिंपल सा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ये सब पढ़ना। तो कितनी चीजें हो गई? बेसिक मैथ, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ट्रिगोनोमेट्री, अलजेब्रा और ग्राफ, पहली चीज बेसिक मैथ। दूसरा चीज वेक्टर, तीसरा लॉज ऑफ मोशन, चौथा ग्रेविटेशन, और सिंपल 50% ग्रेविटेशन का चैप्टर। और 10th क्लास में जो आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा था ना, वो रिवाइज कर लें, 10th क्लास वाली करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो सर ये 5 चीजें हम कर ले। हाँ, इससे क्या होगा? 40% 12th में यही पढ़ना है स्टार्टिंग में। 40% 12th के स्टार्टिंग में यही पढ़ना है। ठीक है सर, इतना हम कर लेंगे। तो ये 2 चीजें आपको करनी है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, जब आप क्लास स्टार्ट कर रहे हो तो क्लास खत्म होने के तुरंत बाद एक ब्लैंक पेज लेके जो क्लास में इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कंसेप्ट पढ़ाया गया है उसे हमेशा लिखो। बहुत इंपॉर्टेंट है सर, याद ही नहीं रहता। मैं बहुत ही चोमू हूं, मैं घनघोर बायोलॉजी हूं सर, हमको कुछ याद नहीं रहता। एक दिन नहीं रहेगा, दूसरे दिन एक फॉर्मूला रहेगा, तीसरे दिन 4 फॉर्मूला रहेगा, इसको लिखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट 3 बातें बताई मैंने। अर्ली बैच ज्वाइन करें, 5 चैप्टर जो मैंने बताया वो करें। छठा, आप हर क्लास के बाद कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो मास्टर ने बताते इंपॉर्टेंट फॉर्मूला वो लिखिए। नेक्स्ट क्लास से पहले प्रीवियस क्लास का कंटेंट थोड़ा सा रिवाइज करके जाओ। कि हमने पहले क्या पढ़ा था, आज उसका थोड़ा यूज हो सकता है, तो हम पहले 10 मिनट टाइम लगेगा, प्रीवियस क्लास का कंटेंट नोट से रिवाइज कर लेंगे। नेक्स्ट, मैं देखता हूं जनरली जैसे ही 12th क्लास स्टार्ट होता है 15 से 20 दिन बाद बच्चे स्पैम करना शुरू कर देते, सर शॉर्ट नोट्स दे दो ना, सर आप नोट्स दे दो ना, सर आपका हैंड रिटेड नोट्स नहीं है क्या? ये गलतियां बिल्कुल ना करें। ऐसा बच्चा ना तो बोर्ड में अच्छे मार्क्स ला पाता है, ना तो नीट जेईई में सेलेक्ट हो पाता है। आप अपने हाथों से नोट्स बनाएं, याद रखिएगा। दूसरे की गर्लफ्रेंड और दूसरे का नोट्स किसी काम का नहीं होता, समझ में आया कि नहीं? ऐसे ही बोला। आप हमेशा अपने हाथों से नोट्स बनाएंगे, अपने हाथों से चीजों को लिखेंगे, ताकि जब आप 2 महीने बाद रिवाइज कर रहे हो तो आपको यह याद रहे
कि कौन सा फॉर्मूला कहां लिखा है, किसके बाद क्या लिखा है, ये लेवल होना चाहिए। दूसरों के भरोसे आप जीवन नहीं जी सकते। दूसरे के नोट से ना तो इफिशिएंटली आप रिवाइज कर पाएंगे, ना ही आप अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। हमेशा खुद का ही नोट्स बनाएं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। नेक्स्ट, प्रॉपर शेड्यूल से पढ़ाई करें। बैकलॉग कभी ना आने दे। अगर बैकलॉग आपका आता भी है एक लेक्चर का, तो उसको 2 दिन के अंदर कंप्लीट करें। अगर आप बीमार पड़ गए या किसी वजह से आपको नहीं कर पा रहे, बहुत इंपॉर्टेंट किसी काम की वजह में से आप लेक्चर नहीं देख पाए, 3 लेक्चर का बैकलॉग आ गया, तो आप आने वाले 1 हफ्ते तक अपना शेड्यूल में 3 घंटे एक्स्ट्रा, 4 घंटे एक्स्ट्रा लगाइए और उसको 1 हफ्ते में 3 लेक्चर का बैकलॉग कवर करिए। कभी भी 3 लेक्चर का बैकलॉग आप 1 दिन में कवर करने की, 2 दिन में कवर करने की कोशिश ना करें। अगर आपकी 1 वीक का बैकलॉग है तो बेटा 15-20 दिन में कवर होगा। टाइम लगेगा, आप पैनिक ना होए, टाइम लगेगा। टाइम लगा के ही उस बैकलॉग को आप कवर करें, बहुत जल्दी ना करें। और इतना याद रखें कि कंप्लीट आइसोलेशन में आपको जाना है। आइसोलेशन का मतलब यह है कि आप अपने दिमाग को थोड़ा सा आराम दें, उसमें कचरा ना भरें। आपको ना तो किसी रिलेटिव में कहीं जाना है फंक्शन में, ना तो मंजू बुआ की बेटी की शादी में जाना है, ना मुन्ना मौसा के भतीजा के शादी में जाना है, ना ही भाभी के यहां जाना है, ना ही भैया के ससुराल जाना है, ना दीदी के यहां जाना है, कहीं नहीं जाना। आपको आइसोलेशन चाहिए। न्यूज़पेपर आप देखना सुनना बिल्कुल बंद कर दे अगले 1 साल के लिए। ये झूठ मूठ का डिस्ट्रैक्शन है आपके दिमाग में। एक्स्ट्रा नॉलेज आपको नहीं लेना, सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स ही आपके दिमाग में होना चाहिए। यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसका ध्यान रखिएगा। सारे डिस्ट्रैक्शन आप दूर कर दे। आप इतना तो समझो कि आपने ऑलरेडी 1 साल अपना खराब किया है। आपने 20% ही 12th 11th पढ़ा है, अब आपको 12th में ही पूरा 12th कवर करना और 80% 11th कवर करना है, तो आपको मेहनत उनसे ज्यादा करना पड़ेगा, उनसे ज्यादा तेज दौड़ना पड़ेगा। भले ही आप दौड़ना सीख गए हो, लेकिन आप उस दौड़ने में उनसे तो ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा ना, जिन्होंने पहले अच्छे से पढ़ाई की है। तभी तो आप उनसे कंपीट कर पाएंगे। आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा। कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं कुछ ऐसा बता दूंगा जिससे आप आसानी से कवर कर सकते हैं। मैं तो ये चीजें बता रहा हूं कि आपके जैसी हालात सबके हैं। 12th इजी है करना, 12th में वो गलती ना करे जो आपने 11th में किया था। सिंपल सी बात बता रहा हूं। आपको अपना टेम्परामेंट कॉम्पिटेटिव बनाना पड़ेगा। आप एक स्टूडेंट नहीं रहे, आप योद्धा हैं और आपको लड़ना है। और लड़ने के लिए आपको अपने आप को मजबूत बनाना पड़ेगा, अपने कमजोरियों से दूर भागना होगा। जितने भी निगेटिव डिस्ट्रैक्शन है, तू 5वीं क्लास का बच्चा नहीं है, तुम बेटा 12th में आ गए हो, तुम्हें पता है क्या करना है क्या नहीं करना है। मैं बताऊंगा तब तुम्हें सोच समझ आएगा क्या, आपको पता है। इस एज में आके सबसे ज्यादा जो डिस्ट्रैक्शन होता है बच्चों में, प्यार मोहब्बत में। तो बहुत पहले मैं 1-2 लाइन कहता था, जो खुद का ना हो सका वो तुम्हारा क्या हो पाएगा। अपनी पढ़ाई छोड़ जो तुम्हारे पीछे आएगा, अपनी पढ़ाई छोड़ जो तुम्हारे पीछे आएगा, वो खुद का ना हो सका तो तुम्हारा क्या हो जाएगा। और याद रखना 11th 12th में जो अट्रैक्शन होता है, हम किसी के पीछे भागते हैं, कोई हमें पसंद आता है, हम अपना टाइम खराब करते हैं और 1 साल बाद वो हमारे जीवन में नहीं रहता, नहीं रहती, और हमारे पास 12th में जो कर दिखाने का मौका था वो भी नहीं रहता। तो फिर सर क्या होता है, डिस्ट्रैक्शन कहीं और हो जाता है, लेकिन नीट जेई फिर नहीं हो पाता है। नीट जेई करने का तो यही उम्र है भाई साहब। डिस्ट्रैक्शन, प्यार मोहब्बत, कोई अच्छा तुम्हें ना जीवन भर लगता रहेगा, उसका मौका तुम्हें फिर मिल जाएगा। लेकिन अभी कंपटीशन इतना ज्यादा है, और अगर इसको तुमने टाइम निकाल के खराब कर दिया जैसे तुमने 11th में किया है, तो आगे तुम्हें दोबारा ये मौका नहीं मिलेगा। ये लास्ट चांस है सब कुछ ठीक करने का। अगर ड्रॉप ले लेंगे तब क्या होगा, तो सुनो ध्यान से। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी, आपके डिस्ट्रैक्शन भी बढ़ते जाएंगे। तुम अभी 18 साल का हो, 17 साल के हो, तुम्हारे लाइफ में छोटी छोटी डिस्ट्रैक्शन है, उसे तुम ओवरकम कर लेते हो आसानी से। उनका सोचो जो 28 साल की उम्र में, 26 साल की उम्र में एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। उनके उम्र के लोग, उनके दोस्त, उनके फ्रेंड बड़े बड़े बंगले खरीद रहे होंगे, बड़ी गाड़ी खरीद रहे होंगे, शादी कर रहे होंगे, और वो घर में बैठ के पढ़ रहा है।
उसके डिस्ट्रैक्शन का लेवल देख क्या होगा। फ्रस्ट्रेट हो जाता है, वो पागल हो जाते हैं ऐसे लोग। अभी तो तुम्हारे दोस्त तुम्हारे जैसे हैं, तो तुम में उतना डिस्ट्रैक्शन नहीं है। और यकीन मान, अगर नीट जेईई सेलेक्ट नहीं हुआ तो कंपटीशन 10 गुना ज्यादा है एसएससी में, 10 गुना ज्यादा है बैंक क्लर्क बनने में, डॉक्टर इंजीनियर बनने में। बेटा 16 लाख बच्चे पेपर देते हैं, लेकिन एसएससी में बैंक क्लर्क के पेपर में 80 लाख बच्चे बैठते हैं। 5 गुना ज्यादा कंपटीशन है। और 3 साल बाद अगर तुम सोचो कि मैं कर लेता हूं, पीछे आ जाता, वो संभव नहीं है। टाइम कभी निगेटिव में नहीं चलता। तो आपको अपने अंदर कॉम्पिटेटिव अप्रोच लाना पड़ेगा। क्यों मुझे करना है नीट जेईई? तुम एक सिंपल पढ़ाई नहीं कर रहे हो, यहां पे 2-3% का ही सिलेक्शन होता है। बहुत ही कॉम्पिटेटिव टेम्परामेंट अपने अंदर लाना पड़ेगा। ठीक है सर, लेकिन फिर भी आई डाउट कि क्या 1 साल में आपने जो बताया है वो मैं पूरा कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। ये संभव है, आपने बता तो दिया कि कर लोगे, लेकिन कैसे? हम लेक्चर भी देख लेंगे, बैकलॉग नहीं आने देंगे, हम 12th अच्छा कर लेंगे, लेकिन 11th का जो लोड है वो उसको कैसे ओवरकम करेंगे? तो 4 चैप्टर तो तुम अभी कर लोगे। ध्यान सुनना, अब मैं तुम्हें मैथमेटिकली बताता हूं कैसे कवर करोगे। जैसे तुम्हारा क्लास स्टार्ट होगा अप्रैल में, बोर्ड भी 12 महीने बाद होने वाला है, 2 महीने में संडे और हॉलीडेज हटा देता हूं, 65 डेज हटा देता हूं। 1 साल में टोटल होते हैं 365 डेज। 365 में से 65 डेज में हटा देता हूं, 300 डेज तुम्हारे पास है, सिर्फ 10 महीने लेता हूं। अब तुम रोज 2 लेक्चर आएगा तुम्हारे पास, 1.5 आवर का। मैं एक्स्ट्रा लेक्चर बैकलॉग होगा या डीपीपी का, या आप किसी 11th के टॉपिक को कभी रिवाइज करेंगे, तो मैं 4.5 आवर लेके चलता हूं। 4.5 घंटे एक दिन आपको स्क्रीन टाइम देना है, लाइव लेक्चर देखना है या रिकॉर्डेड लेक्चर देखना है। यह आपकी लेक्चर वाली पढ़ाई होगी, मतलब आप पढ़ रहे होंगे, सेल्फ स्टडी क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं, आप पढ़ रहे होंगे रोज 4.5 घंटे, जिसमें मैंने हॉलीडेज और संडे निकाल दिया, तो हमारे पास 300 दिन है। 300 मल्टीप्लाई 4.5 आवर, यह होता है 1350 आवर, 1350 घंटे। 1350 घंटे, हाँ 4.5 आवर देखोगे। कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है, ऐसा नहीं कि एक दिन हमने देख लिया 7 घंटे और अगले 3 दिन तक सो रहे हैं। आपको सिर्फ 4 घंटे ही देखना, 4 घंटे ही देखो तुम, सिर्फ 4 घंटे देखो, सिर्फ 4 घंटे। 3 घंटे तुम्हारे डेली लेक्चर के और 1 घंटे अभी भी एक्स्ट्रा डीपीपी के लिए और बैकलॉग के लिए, तो भी 1200 घंटे आपके पास है। सर आप कितनी लेक्चर लोगे? हमारे को मिले हैं 100 लेक्चर्स, 100 या 1.5 यही जाएगा। बायोलॉजी में भी वही है, केमिस्ट्री में भी वही है। रफली आपके पास 300 लेक्चर्स आएंगे पूरे 12th क्लास के लिए, और उसका ड्यूरेशन होगा 1.5 आवर। सर आप तो 2 घंटे ले लेते हो, ठीक है हम 2 घंटे मान लेते हैं। 300 लेक्चर और मैं सारे लेक्चर को जनरलाइज कर दिया 200 घंटे से, तो कितने होते हैं? 600 घंटे, सिर्फ 600 घंटे। हाँ, तो अगर हम रोज 4.5 आवर देखें, जिसमें हमने हॉलीडेज और संडे भी निकाल दिया है, तो 1350 घंटे होते हैं। चलो हम 4 घंटे ही देखें तो भी 1200 घंटे होते हैं, और आप 2-2 घंटे के पूरे साल लेक्चर लोगे तो 600 घंटे ही हो रहे हैं। तो बाकी के 600 घंटे क्या करेंगे? डीपीपी और 11th क्लास का बैकलॉग। कितना कंफर्टेबली आपके पास सिर्फ 50% टाइम ही मेन क्लास में इंगेज हो रहा है, 600 घंटे। बाकी आपके पास अभी भी, अब मान लो तुम 4 घंटे नहीं देख पाते हो, 3 घंटे देख पाते हो, तो भी तुम्हारे पास 300 से 400 घंटे हैं, वो 11th क्लास के रिवीजन के लिए, डीपीपी के लिए या 12th क्लास के बैकलॉग के लिए यूज हो। ठीक है सर। अब उसके बाद 4 to 4.5 आवर आपने यहां पे यूज कर लिया। आपको 6 घंटे मिनिमम मैं बोल रहा हूं। अरे भाई 24 घंटे में 10 घंटे पढ़ोगे तब तो जाके 11th और 12th सब ठीक कर पाओगे और डॉक्टर इंजीनियर बन पाओ। क्या चाहते हो? 2 घंटे पढ़ना, आर्ट्स ले लेना। कहाँ है? यहाँ है, बहुत बढ़िया जिंदगी है वहां पे। हाँ जरूरी नहीं है गिटार बजाना सीख ले, 1 घंटे क्लास होगी और बढ़िया नेम फेम मिलेगा। नहीं सर हमको डॉक्टर बनना है, तो फिर इंजीनियर बनना है, तो फिर 6 घंटे तो पड़ेगा। 4 घंटे लेक्चर, 6 घंटे सेल्फ स्टडी, तो 10 घंटे हुए। 24 घंटे में से 10 घंटे पढ़ना है। अब तुम 6 घंटे में ऑन एन एवरेज अगर मैं मानूं 300 दिन 6 घंटे, तो कितने हो गए? 1800 घंटे। एक सवाल करने में कितना टाइम लगता है अगर बायोलॉजी का सवाल हो तो?
एक घंटे में कितना सवाल कर सकते हो? एक घंटे में 40 सवाल तो कर लेते हैं बायोलॉजी के। चलो 30 मान लो, 40-30। फिजिक्स के 15 मान लो, उसके 40 मान लो। केमिस्ट्री के थोड़ा ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक हुआ तो 30-35 हो जाते हैं, फिजिकल हुआ तो 15 ही होंगे। ऑन एन एवरेज में 20 सवाल माने तो सिर्फ 20, एक घंटे में 20 क्वेश्चंस। ठीक है, तो 1800 आवर आपके होते हैं टोटल 300 दिन में, और आप सिर्फ 20 क्वेश्चन पर आवर करते हैं, तो टोटल क्वेश्चंस कितने हो जाएंगे? 36,000। 1800 मल्टीप्लाई 20, 36,000। 36,000 क्वेश्चन करने का आपके पास टाइम है। अगर मैं उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर देता हूं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तो फिजिक्स में कितने सवाल कर सकते हैं आप? 12,000 सवाल। सिर्फ 12,000 सवाल। हाँ, अच्छा चलो, तुम ये कहोगे सर 6 घंटे हम सवाल तो ही ना करेंगे, 2 घंटे थ्योरी पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे। ठीक है, मैं 3 घंटे दे देता हूं ना तुम्हें रिवीजन करने के लिए। वैसे 2 घंटे रिवीजन और 4 घंटे सवाल करोगे तो भी 8,000 सवाल होते हैं। अब 8,000 सवाल में से अगर मैं बोलूं कि 5,000 तुम 12th का करोगे इस साल और 3,000 11th का करोगे, 5,000 सवाल बहुत होता है। 5,000 सवाल, कितने चैप्टर है टोटल? 14। 5,000 सवाल, हर चैप्टर में कितने सवाल हो गए सर? 500 600 एन एवरेज सवाल हो गए। 500 सवाल अगर किसी चैप्टर में आप कर लेते हो, और 500 सवाल वो तुम्हें खुद करने हैं, उससे ज्यादा तो मैं क्लास में करा चुका हूं। हाँ, मैं तो क्लास में खुद ही कराता हूं 200-250 हर चैप्टर में सवाल। वो तो तुम्हारे स्क्रीन टाइम में काउंट हो रहा है। अगर तुम उतना भी नहीं कर पाते हो, 300-400 सवाल अब तुम खुद कर लेते हो, हद मार के कितना काटोगे? 400 सवाल तुम खुद करते हो, 400 सवाल मैंने करा दिए, तो 800 सवाल हो गए हर चैप्टर में। कितना इजी जा रहा है और कितना स्मूथ जा रहा है, सोच के देखो। और जब आप 12th के लेक्चर देख रहे हैं, उसमें सवाल आपको टीचर करा रहा है, फिर आपको डीपीपी मिल रहा है। किसी भी चैप्टर में जब आप मिड में हो तो कोई आउटसोर्सिंग आप ना करें। ये इंपॉर्टेंट आपको बात ध्यान, जितनी बातें मैं बोल रहा हूं ना उन सबको पॉइंट वाइज लिख के दीवार पे चिपका दो। कोई भी आउटसोर्सिंग ना करें। मतलब ये है कि आप अगर मेरे क्लास ले रहे हैं फिजिक्स में, या कोई भी कहीं भी पढ़ रहा है क्लास ले रहे हैं, तो पहले टीचर पे भरोसा करें, वो आपको इतना सवाल करा देगा फिजिक्स केमिस्ट्री में कि आपको कहीं बाहर से नया सवाल नहीं मिलेगा। पहली बात, डीपीपी में दे देगा। ठीक है सर, तो आपके क्लास नोट्स हो गए, डीपीपी हो गए, कि ये सफिशियंट है क्या? मैं ये नहीं, बात ही सफिशियंट इनसफिशियंट की नहीं है, बात ये कि आप कितना कर पा रहे हो। पहले आप क्लास करो, क्लास के सारे क्वेश्चंस कर लो, डीपीपी सारे क्वेश्चंस कर लो, ये 80% सफिशियंट है। उसके बाद आप पीवाईक्यू करो, जो कि क्लास में हम करा चुके होते हैं। सर अब तो एक्स्ट्रा करना पड़ेगा कुछ? अभी नहीं, चैप्टर कंप्लीट हो जाने दो। चैप्टर कंप्लीट हो जाता है एक बार, तो आप जो भी मॉड्यूल यूज कर रहे हो या कोई भी एक सिंपल सा प्रैक्टिस बुक यूज कर रहे हो, उसके क्वेश्चन लगाओ। लेकिन चैप्टर कंप्लीट होने के बाद ही आप वहां पे जंप करेंगे। ठीक है, चैप्टर कंप्लीट होने के बाद ही वहां पे जंप करेंगे। दूसरी बात, रिवीजन का आप स्पेशली ध्यान रखें। हर 3-3 दिन बाद, जैसे मान लो कि आज मंडे को पढ़ा, तो ट्यूसडे, वेंसडे या सैटरडे को, सॉरी वेंसडे या थर्सडे को मंडे वाला जरूर रिवाइज करो, फिर सैटरडे को ट्यूसडे वाला जरूर रिवाइज करो, फिर संडे को वेंसडे वाला जरूर रिवाइज करो। भले ही तुम 10 मिनट उसको देखो कंटेंट को, लेकिन वो रिपीटेशन में आना चाहिए। जब टेस्ट की बारी आएगी तो उसमें ध्यान रखना है कि टेस्ट जब संडे को है ना, तो सैटरडे को प्रिपरेशन नहीं करना, प्रिपरेशन को थोड़ा सा टाइम देना है। भले तुम आधे घंटे पढ़ो निकाल के, 1 घंटे पढ़ो, लेकिन तुम 1 हफ्ते पढ़ो संडे के टेस्ट के लिए। मंडे को आधा घंटा निकाल लिया, ट्यूसडे को आधा घंटा निकाल लिया, फिर वेंसडे को आधा घंटा निकाल लिया, फिर थर्सडे को 1 घंटा निकाल लिया, फ्राइडे को 1 घंटा, सैटरडे को 1 घंटा। प्लानिंग से चलो। पहले फिजिक्स की प्रिपरेशन करो, एक बार फिजिक्स हो जाएगा तो लास्ट डे टेस्ट से 2 घंटे पहले तुम उसको एक बार देखोगे, वो तुम्हें याद रहेगा। पहले बायोलॉजी कर लोगे तो सैटरडे तक आते आते बायोलॉजी क्या हो जाएगा, भूल जाओगे। तो इसका आपको ध्यान रखना है बहुत अच्छे से। आपको मिनिमम सोर्स और मैक्सिमम रिवीजन स्ट्रेटजी को फॉलो करना है।
ऐसा नहीं है कि आप 4 बुक खरीद के ले आए, एससी वर्मा भी करना है मुझे, डीसी पांडे भी करना है, ये भी करना है, वो भी करना है, इस कोचिंग इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल भी करना है, ये भी करना है। इन चीजों से आप बचें। अब देखेंगे कि हर जगह वही चीज है जो हमने क्लास में पढ़ा है, बस आप परेशान होते रहेंगे, पूरा कुछ भी नहीं कर पाएंगे। 10% ये किया, 20% ये किया, 30% ये किया, तो आप कंप्लीट चीज तो कभी कवर कर ही नहीं पाएंगे। आप अपने सोर्स को लिमिटेड रखिए और मैक्सिमम रिवीजन स्ट्रेटजी पे काम करिए, ठीक है। और फिर कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम क्लास में भी डिस्कस करेंगे। जाते जाते बस 2 लाइन कहूंगा। कर्म करो तो फल मिलता है, कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। जितना गहरा हो कुआं उतना मीठा जल मिलता है। धन्यवाद।